नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। तो यहाँ पर ये जो संदर्भ लिया गया है, केरल सरकार और केरल के राज्यपाल के बीच काफी तनाव चल रहा है पिछले कई दिनों से। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के बारे में, और यह तनाव क्यों चल रहा है, क्या घटना हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या राज्यपाल मंत्रियों को हटा सकता है? क्या राज्यपाल की नाराजगी मंत्री को पदच्युत कर सकती है, यानी उसको क्या उसके पद से हटा सकती है? इन संवैधानिक दांवपेच की चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर यही बहस है, क्योंकि केरल के राज्यपाल और केरल की राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभर करके आया है। इवन राज्य सरकार ने केरल के राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर दी है। तो नवीनतम विवाद तब पैदा हुआ जब उच्चतम न्यायालय के एक तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले के बाद कई कुलपतियों के इस्तीफे की मांग कर दी गई। तो दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति को इस्तीफे देने का निर्देश दे दिया। और इन 9 कुलपतियों में से एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब बात आ जाती है प्रसाद पर्यंत सिद्धांत की। तो यह प्रसाद पर्यंत सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा इसकी अवधारणा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रसाद पर्यंत सिद्धांत यह अंग्रेजी मूल का है। इसका अर्थ यही है कि एक सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। तो यह सार्वजनिक नीति पर आधारित है, क्योंकि सरकार अपने प्रत्येक सेवक से सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता के कुछ मानकों का पालन करने की उम्मीद रखती है। परंतु अंग्रेजी कानून के विपरीत यह सिद्धांत पूरी तरह से भारत में नहीं अपनाया गया है, और कुछ सुरक्षा उपाय सिविल सेवकों को सेवाओं के दौरान उनकी गरिमा, निष्पक्षता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, भारत में संविधान का अनुच्छेद 310 कहता है, संघ की रक्षा या सिविल सेवा में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद धारण करता है, और इसी तरह से राज्यों में सिविल सेवा का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल की इच्छा के दौरान पद धारण करता है। हालांकि अनुच्छेद 311 एक सिविल सेवक को हटाने पर प्रतिबंध भी लगाता है। यह सिविल सेवकों को उनके खिलाफ आरोपों पर सुनवाई के लिए उचित अवसर दिए जाने का प्रावधान करता है। यदि जांच को आयोजित करना व्यवहारिक नहीं है या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना समीचीन नहीं है, तो जांच को समाप्त करने का भी प्रावधान है। तो व्यवहारिक रूप से यह उल्लिखित राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत केंद्र सरकार का है, और राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत राज्य सरकार का है। तो एक कुलपति की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसने ये कहा है कि इन कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत थी। तो शीर्ष अदालत ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर राजश्री एमएम की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार राज्य द्वारा गठित खोज समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच कम से कम 3 उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने केवल एक ही नाम भेजा।
जबकि 3 नाम होने चाहिए और 3 में से किसी को वह चुन सकता है। तो ऐसे में राज्यपाल की प्रतिक्रिया यही रही कि उन्होंने 9 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने को कह दिया। ऐसे में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच काफी मतभेद उभर कर आया और यह पूरी तरह से इसमें संज्ञान लेने की बात कर दी है। उस राज्य की सरकार ने राष्ट्रपति को मध्यस्थता करने के लिए सिफारिश कर दी है। तो अब यहां पर यही प्रश्न उठता है कि राज्यपाल क्यों चाहते थे एक मंत्री को हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास गवर्नर को सलाह देने का पूरा अधिकार है, यानी अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो राज्यपाल क्यों चाहते थे एक मंत्री को हटाया जाए? तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो दोस्तों, केरल सरकार के राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा राज्यपाल का विरोध किए जाने के बाद राज्यपाल ने कहा है कि गवर्नर पद के गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसे में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से कहा है कि उन्हें हटाया जाए। हालांकि पिनाराई विजयन ने कहा है कि राज्यपाल के पास सीमित शक्तियां होती हैं और वह मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है और किसी मंत्री को हटाने का सीधा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का क्या आशय है? तो संविधान निर्माताओं ने जब यह शब्द इस अनुच्छेद में जोड़ा तो उनका मंतव्य क्या था? तो इसकी कोई व्याख्या या स्पष्टीकरण संविधान में नहीं मिलता। तो शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि सभी मंत्री तब तक अपना पद धारण करते हैं जब तक कि राज्यपाल उनसे खुश या संतुष्ट रहते हैं। तो क्या राज्यपाल किसी मंत्री से नाखुश, असंतुष्ट होने पर उसे पद से हटा सकते हैं? तो संविधान कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह व्यवस्था ठीक वैसी ही है जैसे कि मंत्रियों के बारे में की गई है। तो सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकते हैं तो मंत्रियों के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की वही परिभाषा क्यों नहीं की गई? वैसे राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को तभी हटाते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसी सिफारिश करता है। लेकिन इस बारे में संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकते हैं। किसी मंत्री के बारे में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकती है। इसका एक ही रास्ता है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस प्रकरण पर राष्ट्रपति की राय मांगते और राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करते। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही इसकी व्याख्या करने में सक्षम है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। इसको हम सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर या पृष्ठ नंबर 1 और 14 पे आया हुआ है। अमेंडेड आईटी रूल्स आर मीन टू मेक वेब सेफर फॉर ऑल। तो दोस्तों, जो आईटी नियम संशोधित हुआ है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी के दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया की आचार संहिता नियम 2022 में जो संशोधन किया गया है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सभी के लिए कितना सुरक्षित होगा? तो दोस्तों, भारत सरकार ने 28 अक्टूबर को आईटी मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया नियमों में संशोधन कर दिया है। तो दोस्तों, इस संशोधन में इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री ने यही जोर देकर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में नए संशोधनों के साथ सरकार का ध्यान इंटरनेट की उपयोगिता पर है। इंटरनेट को उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह स्थान बनाने पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, जिसमें निजता का अधिकार है, के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान
करें। तो इस तरह से ट्विटर, फेसबुक पर आपत्तिजनक जो बातें कह दी जाती हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर, उन सब पर अब नियंत्रण स्थापित होगा। तो दोस्तों, इस नए नियम के तहत शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समितियों का गठन किया जाएगा। तो आईटी मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार 3 सदस्यीय शिकायत अपील समिति का गठन 3 महीने में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह शिकायत अपीली समिति क्या है? तो यह केंद्र द्वारा नियुक्त शिकायत अपील समितियां सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री को मॉडरेट करने की शक्ति देंगी। और नए संशोधनों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करना चाहिए और 15 दिन के भीतर इसका समाधान खोजना चाहिए। तो अधिसूचना में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्टिंग के 72 घंटों के भीतर कुछ विवादास्पद सामग्री को हटा देना चाहिए और अपीलीय समितियां ट्विटर, मेटा जैसे प्लेटफॉर्मों पर सामग्री मॉडरेशन और अन्य निर्णयों की जांच करने में सक्षम होंगी। और अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2022 के शुरू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेंगी। तो दोस्तों, यह 3 सदस्यीय शिकायत अपीलीय समिति में एक अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे और 1 सदस्य पदेन और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। तो दोस्तों, मध्यस्थ द्वारा शिकायत अधिकारों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए जीएसी की शुरुआत यह की गई है। तो शिकायत अधिकारी से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। तो दोस्तों, यह समितियां जो मेटा है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी। और दोस्तों, 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी के दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया की आचार संहिता 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था और वह जो नियम था वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए। तो इस तरह से एक्ट इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और साइबर क्राइम के रेगुलेशन का प्रावधान वह 2021 करता है। 2021 के नियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2011 का स्थान लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, वर्ष 2022 में भी यह नए नियम जोड़े गए हैं, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 1 और 7 पर आया हुआ है, इसको थर्ड पेपर यानी कृषि से जोड़ सकते हैं। काला नमक राइस सुना ही होगा। काला नमक राइस इज नाउ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, इसकी 2 बौनी प्रजातियां विकसित की है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो दोस्तों, यह जो काला नमक चावल है, इसकी जो लंबाई है काफी अधिक हो जाती थी और ऊपर इसका शीर्ष भाग काफी भारी हो जाता था, जिसकी वजह से हवा चलने से या अन्य कारणों से भी इसकी फसल जमीन पर गिर जाती थी, जिसकी वजह से इसका उत्पादन काफी प्रभावित होता था। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस काला नमक चावल का नई बौनी प्रजातियां विकसित कर ली हैं। अब इससे उत्पादन 2 गुना से लेकर 3 गुना तक हो सकता है। तो दोस्तों, यही है, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काला नमक चावल जो है इसकी 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है और इसका नाम जो रखा गया है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 रखा गया है। तो IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कहना है कि नया नाम अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ 2 किस्मों के परीक्षण के लिए इसके जुड़ाव को मान्यता देता है। तो दोस्तों, इस नई किस्म से पारंपरिक किस्म की तुलना में इसका जो उत्पादन है वह 2 गुना हो जाएगा और किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और उत्तर प्रदेश कृषि परिषद मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो काला नमक चावल है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में 11 जिलों में और नेपाल में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म की यह फसल थी और बहुत ही सुगंधित। इसकी जो भूसी है वह काली है और इसका जो है यह पारंपरिक किस्म है, पारंपरिक किस्म का होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका जो इतिहास है हजारों वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा यह काला नमक चावल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह काला नमक चावल बहुत ही गुणवत्ता वाला यह चावल का
किस्म है। यह काले रंग की भूसी के चलते इसका नाम काला नमक चावल पड़ गया है। दोस्तों, यह चावल सीधे भगवान बुद्ध से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसे महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। और इस चावल का इतिहास कम से कम 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से है। प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता था। तो आज के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, ये सब जिले आप लोग सुने होंगे, यह उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। वैसे भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों की एक से एक बढ़कर के किस्में हैं, लेकिन काला चावल की विशेषता इन सब से हट करके है। दोस्तों, काला चावल सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? दोस्तों, इस चावल में एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हृदय रोग की रोकथाम में ये सहायक होते हैं। यही नहीं, इससे त्वचा के स्वास्थ्य की भी अच्छी देखभाल होती है। यह चावल आयरन और जिंक से भरपूर होता है और विटामिन की भी कमी नहीं होने देता। इसे ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और खून से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में भी यह मददगार पाया गया है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है और यही कारण है पोषक तत्वों से भरपूर होने के चलते इसकी विदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग है। दोस्तों, पिछले साल 500 क्विंटल काला नमक सिंगापुर निर्यात किया गया था, जबकि दुबई को 20 क्विंटल और जर्मनी को 1 क्विंटल काला नमक चावल भेजा गया था। तो इस तरह से विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है। दोस्तों, काला नमक चावल को जीआई टैग 2013 में ही मिल चुका है। तो यह आप देख सकते हैं कि चावल, वैसे भी भारत चावल के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और निर्यातकों में भी प्रमुख स्थान रखता है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 11 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसे कृषि में ही डाल सकते हैं। बनाना द हाईली न्यूट्रियस फ्रूट। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे केले की खेती के बारे में। यह कितना प्रोटीन युक्त होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या आवश्यक जलवायु होनी चाहिए, यह भारत में कहां कहां उगाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विज्ञान की एक लेखिका है जे मीनाक्षी, जो कि बीबीसी में यही लिखती हैं कि केले का पेड़ उर्वरता और उदारता के लिए भगवान बृहस्पति के बराबर है, यानी इसलिए केले को पवित्र माना जाता है। तो डॉक्टर केटी आचार्य ने अपनी पुस्तक इंडियन फूड ए हिस्टोरिकल कैंपेनियन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1994 में लगभग 400 ईसा पूर्व बौद्ध साहित्य में केले का उल्लेख किया है और उन्होंने उल्लेख किया है कि केले समुद्री मार्ग से न्यूगिनी द्वीप से दक्षिण भारत आए थे। दोस्तों, केले का दक्षिण भारत में प्रयोग मंदिर में प्रवेश द्वार, शादियों और त्योहारों को प्रवेश द्वार पर केले के पेड़ों को सजाते हैं और देवता को केले के फल भी चढ़ाते हैं और भोजन के दौरान केले के पत्ते का उपयोग प्लेटों के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह एक पवित्र फल है। केले की कई प्रजातियां, दक्षिण भारत में केले की 12 से 15 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह पौधे पश्चिमी घाट से सटे गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में उगते हैं। तो दोस्तों, भारत में केला कहां कहां उगाया जाता है? तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों में केले का उत्पादन किया जाता है। हालांकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, मध्य और उत्तरी यानी उत्तर प्रदेश में भी केले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उतनी विविधता उत्तर भारत या मध्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती जितनी कि दक्षिण में। जैसे महाराष्ट्र में, यहां पर आप देख सकते हैं भूसावल का केला बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, केले में पोषक तत्व क्या पाया जाता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की किताब न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स बताती है कि केले में 10 से 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 36 मिलीग्राम सोडियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 30 से 50 मिलीग्राम फास्फोरस प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और ये सभी केले को अत्यधिक पौष्टिक बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर यह भी बताना बहुत ही प्रासंगिक है कि भारत के सभी फलों में केला सबसे सस्ता फल माना जाता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरे वर्ष यह उपलब्ध रहता है और बाजार में कई अन्य फलों की तुलना में अधिक पौष्टिक है, जैसे कि आम और संतरे, जिनमें से अधिकांश मौसमी, महंगे और निम्न केले की तुलना में कम पौष्टिक होते हैं। केले की खेती के लिए
क्या जलवायु होनी चाहिए? तो केला उत्पादन के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित होनी चाहिए। और दोस्तों यह शीत एवं शुष्क ऋतु में भी इसका उत्पादन हो सकता है। बस यही है कि पाला एवं गर्म हवा यानी लू आदि से इसके काफी क्षति हो जाती है, तो उसे बचाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों केले की खेती के लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 या उचित जल निकासी का होना आवश्यक है। दोस्तों केले की खेती अधिक अम्लीय और क्षारीय भूमि में नहीं की जा सकती। भूमि का जल स्तर 7 से 8 फीट नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे ड्वार्फ, कैवेंडिस, भूसावली, बसराई, मारिसस, काबुली, सिंदूरानी, सिंगापुरी, जहाजी, मॉरिस, ये सब प्रजातियां हैं। तो यह केले की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। कितना यह किफायती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में, जिसमें हम बात करेंगे ए न्यू टारगेट फाउंड टू कॉम्बैट AMR साल्मोनेला। तो दोस्तों साल्मोनेला टाइफी सुना होगा, टाइफाइड का जो जीवाणु है, टाइफाइड जो बीमारी होती है तो वह जीवाणु जनित बीमारी होती है। तो यहाँ पर हाल के अध्ययनों में बहुदवा प्रतिरोधी साल्मोनेला टिफिम्यूरियम DT104 के उद्भव का पता चला है, जो मनुष्यों और मवेशियों में संक्रमण का कारण बनता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में टाइफाइड बुखार बहुत तेजी से फैलता है, और यह फिर देख सकते हैं कि द एनुअल एस्टिमेट ऑफ टाइफाइड फीवर इन इंडिया 4.5 मिलियन केसेस एंड 8,930 मृत्यु हो जाती है। तो अध्ययन से पता चला है अफ्रीका महाद्वीप में भी यह फैला हुआ है। तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि प्राचीन वायरल DNA, तो क्या अंतर्जात रेट्रोवायरस के टुकड़े मानव जीनोम में भी मौजूद होते हैं? तो पिछले अध्ययनों से यही पता चला है कि चूहे, मुर्गियां, बिल्ली और भेड़ों के जीनोम में प्राचीन वायरस DNA, जिसे अंतरजात रेट्रोवायरस कहा जाता है यानी इंडोजेनस रेट्रोवायरस कहा जाता है, के टुकड़े आधुनिक वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यह इंडोजेनस रेट्रोवायरस मानव जीनोम के लगभग 8% के लिए जिम्मेदार है। तो आमतौर पर रेट्रोवायरस उन कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ संक्रमित रोगाणु कोशिकाएं जैसे कि अंडा एवं शुक्राणु जो रेट्रोवायरल DNA के लिए माता पिता से संतान तक जाने का द्वार खोलती हैं। तो इस न्यूज को भी जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। राज्यपाल द्वारा प्रसाद पर्यंत की एक तरफा वापसी का किसी प्रकार संवैधानिक महत्व नहीं है, परीक्षण कीजिए। तो इसका आप उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। पहले वर्तमान संज्ञान की चर्चा करते हुए, फिर क्या राज्यपाल हटा सकता है मंत्री को, तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट तक के बारे में जो हमने बताया है, क्योंकि अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, उसके प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन राज्यपाल क्या इन मंत्रियों को हटा सकता है? इस पर हमने चर्चा की थी, उन्हीं बिंदुओं को लिखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन अधिनियम 2022 पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसको जो है आप बहुत ही आसानी से, जो नए नियम इसमें जोड़े गए हैं उन्हीं को आपको बताना है। और दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि DNA और RNA में क्या अंतर है? तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।